नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 90 नए केस किए गए दर्ज, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में स्वीकार किया कि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के 90 नए मामले सामने आए, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर अब 336 हो गई है। दोस्तों, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 64, स्कॉटलैंड में 23 और वेल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए हैं। उत्तरी आयरलैंड में अभी तक ओमिक्रॉन के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। पूर्वी इंग्लिया विश्वविद्यालय के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ प्रोफेसर पॉल हंटर ने बीबीसी को बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हफ्तों के भीतर प्रमुख डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, जहां पहली बार इस वेरिएंट का पता चला था, वहां के अधिकारियों ने कहा कि मामलों में तेजी से बढ़ोतरी आई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राकेश टिकैत की दो टूक, संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा आंदोलन खत्म करने का आखिरी फैसला। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कमेटी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब केंद्र सरकार से खासा असंतुष्ट नजर आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस कमेटी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा कौन कौन से किसान या संगठन शामिल हैं। टिकैत के ताज़ा बयान से आंदोलन की समाप्ति पर संशय बढ़ने लगा है। हालांकि इस आंदोलन को खत्म करने के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा ही आखिरी फैसला लेगा। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के प्रस्ताव पर टिकैत ने कहा कि एक दिन में मामले वापस नहीं हो सकेंगे, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। सरकार शब्दों में हेरफेर करके प्रस्ताव भेज रही है। यह साफ होना चाहिए कि केस वापस लेने के समय सीमा तय की जानी चाहिए। हालांकि टिकैत ने नरमी दिखाते हुए कहा कि हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर भी एतराज जताया है, जिसमें कहा गया है कि आंदोलन समाप्ति की शर्त पर ही किसान पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। वहीं मुआवजे, बिजली बिल व पराली के मुद्दे को लेकर केंद्र की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर किसान नेता ने कोई एतराज नहीं जताया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी संग बैठक के बाद बोले संजय रावत, कहा कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलूंगा, फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल जी के साथ लंबी बैठक हुई। संजय रावत से पूछा गया कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होने जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षी मोर्चे का चेहरा विषय हो सकता है, लेकिन विपक्ष का केवल एक मोर्चा होना चाहिए। कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही मुंबई आएंगे। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के बिना गठबंधन पर विचार कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के बारे में आई अब टेंशन बढ़ाने वाली बातें, नई रिपोर्ट्स में किया गया यह दावा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन अब तक 38 देशों में फैल चुका है। हर रोज ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। इस बीच सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर जो बातें कही गई है वे चिंताजनक है। दरअसल दोस्तों, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और बीटा की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर से संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी शंका जाहिर की गई है, क्योंकि वहां 37 साल का व्यक्ति जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका था, वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। सिंगापुर में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 552 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार नए मामलों में से 523 समुदाय, 14 प्रवासी श्रमिकों और 15 बाहरी मामले हैं, जिससे रविवार तक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,211 हो गई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चांद पर जा सकता है पहला भारतीय। नासा ने मून मिशन के लिए सेलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट, इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनल भी है शामिल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट का चुनाव कर लिया है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 45 साल के अनिल नासा की क्लास 2021 का हिस्सा बनेंगे। अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेस एक्स में फ्लाइट सर्जन भी रहे हैं। इस फ्लाइट के लिए चुने गए 10 लोगों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। नासा 50 साल बाद चांद पर इंसान भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अनिल भारत में भी करीब 1 साल गुजार चुके हैं, तब वे यहाँ पोलियो अभियान की स्टडी और उसके सपोर्ट के लिए भेजे गए थे। दोस्तों, चंद्रमा पर अब तक भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। हालांकि अब तक भारत के 4 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। उनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राजाचारी अंतरिक्ष में गए हैं। अनिल नासा के मून मिशन का हिस्सा बनते हैं तो वे चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्ती, औद्योगिक इकाइयों पर दबिश, स्वच्छ ईंधन के बिना चल रही फैक्ट्रियां बंद करने के दिए गए आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि अब भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली की हवा अति गंभीर श्रेणी से गंभीर श्रेणी में आई है। राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार को उद्योग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में चल रहे उन तमाम औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया जो स्वच्छ ईंधन के बिना संचालित हो रहे हैं। सरकार के सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि दिल्ली एनसीआर में फ्लाइंग स्क्वाड उन तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है जिनकी वजह से राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब हुई। इस दौरान टीम ने 140 ऐसी जगहों की पहचान की जहां पर एंटी एयर पोल्यूशन नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इनमें से 30 स्थान दिल्ली में मिले, जबकि 43 यूपी में, 23 हरियाणा में और 15 राजस्थान में मिले। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 5 सदस्यीय इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो इस मामले की निगरानी कर रही है और निरीक्षण के जरिए जरूरी निर्देश भी दे रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली के मौके पर शुरू हुआ दिल्ली का वायु प्रदूषण अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर तमाम स्कूलों की छुट्टियां हैं और कोर्ट के आदेश के बाद से तमाम लोग घर पर ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित बनेंगे वनडे टीम के कप्तान। दक्षिण अफ्रीका में रोहित की कप्तानी में खेलेंगे कोहली। टीम रवाना होने से पहले हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। इसका आधिकारिक ऐलान भी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान ही किया जा सकता है। दोस्तों, बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहित को वनडे की कप्तानी सौंपने की तैयारियां की जा रही है। भारतीय टीम को इसी महीने दक्षिण अफ्रीका जाना है, जहां 3 टेस्ट 3 वनडे मैच खेलने हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 घरेलू सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं। भारत ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया। यह सीरीज कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी बतौर कोच पहली सीरीज थी। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित को कप्तानी सौंपी गई। उसके बाद से ही यह चर्चा है कि वनडे टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। विराट टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। पूर्व कोच रवि शास्त्री भी रोहित की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि रोहित T20 और वनडे के अच्छे कप्तान हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कम हुए 2000 के नोट। 2018 की तुलना में लगभग आधी हुई 2000 के नोटों की संख्या। सर्कुलेशन में अब केवल 1.75% नोट। जी हां दोस्तों, इस साल नवंबर में सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपए के नोटों की संख्या घटकर 223.3 करोड़ हो गई है। मार्च 2018 में ये संख्या 336.3 करोड़ थी। नवंबर में सर्कुलेशन में मौजूद कुल नोटों से इनकी तुलना करें तो 2000 रुपए के नोटों की संख्या 1.75% है। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पंकज चौधरी ने बताया कि बैंक नोटों की छपाई का निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से लिया जाता है। पंकज चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2018 को 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के 3,363 मिलियन नोट सर्कुलेशन में थे। वॉल्यूम के हिसाब से ये सर्कुलेशन में मौजूद कुल नोटों की संख्या का 3.27% है। वैल्यू के हिसाब से ये 37.26%
प्रतिशत है। 26 नवंबर 2021 को 2000 रुपए के नोटों की संख्या घटकर 2233 मिलियन हो गई है। वॉल्यूम के हिसाब से ये सर्कुलेशन में मौजूद कुल नोटों की संख्या का 1.75% है और वॉल्यूम के हिसाब से ये 15.11% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट के बाद संभला बिटकॉइन 3% की बढ़त के साथ फिर 41 लाख के करीब पहुंचा। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में मंगलवार को अच्छी तेजी देखी जा रही है। बिटकॉइन 2.99% की बढ़त के साथ 40,86,000 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसकी कीमत में 1.19 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो गई। वहीं दोस्तों अन्य क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इथेरियम में भी 5.93% की बढ़त देखी गई। यह बीते 24 घंटों में 19,600 रुपए बढ़कर 3.5 लाख रुपए के पार पहुंच गया। हालांकि टेथर और यूएसडी कॉइन में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की कीमत 10 नवंबर को 52 लाख रुपए के पार पहुंच गई थी, लेकिन अब यह 40.86 लाख पर आ गई है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से यह अभी भी 27% सस्ता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,64,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,62,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत में हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,48,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,73,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी, लाइलाज मरीज बिना दर्द मौत को गले लगा सकेंगे, लोगों ने कहा खुदकुशी को बढ़ावा मिलेगा। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड सरकार ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी दी है। इस मशीन की मदद से गंभीर रोग से पीड़ित मरीज बिना दर्द के शांति से मौत को गले लगा सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ने बताया कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ताबूत के आकार की इस मशीन का नाम सरको रखा गया है। स्विट्जरलैंड में 1942 से इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मशीन खुदकुशी को बढ़ावा देगी, जो कि सही नहीं है। कहा जा रहा है कि मशीन उन मरीजों के लिए उपयोगी है जो बीमारी की वजह से हिलडुल नहीं पाते। मशीन के अंदर मौजूद शख्स पलक झपकाकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है। इस मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें 3D प्रिंटेड बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल लगा है, जिसे ताबूत की तरह यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इस मशीन को बनाने की सलाह NGO एग्जिट इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप नेस्के ने दी है। फिलिप को डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी दफ्तरों में 4.5 दिन वर्किंग वीक होगा। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE अपने कर्मचारियों को नए साल में आराम का तोहफा देने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से यहां हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम होगा, बाकी 2.5 दिन छुट्टी होगी। UAE सरकार ने इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अगले कुछ दिन में सर्कुलर तमाम सरकारी ऑफिसर्स को भेज दिया जाएगा। UAE दुनिया का पहला देश है जहां वीकली वर्किंग आवर्स यानी कि सप्ताह में काम के दिन कम किए गए हैं।
दोस्तों दुनिया के ज़्यादातर देशों में 5 डे वर्किंग वीक कल्चर है, लेकिन यूएई के अखबार द नेशंस के मुताबिक नया वर्किंग कैलेंडर 1 जनवरी 2022 से लागू करने का प्लान इसलिए बनाया गया ताकि इसे लागू करने में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। यूएई में कर्मचारियों के लिए जिस तरह के नियम है उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश का निजी सेक्टर भी इसी तरह के कदम उठाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस ने लागू की धारा 144। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने करीब 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने यह फैसला क्रिसमस, नए साल के जश्न, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लिया है। लखनऊ जिले में 7 दिसंबर यानी कि आज से 5 जनवरी 2020 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। क्रिसमस 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को इसको लेकर एक आदेश जारी किया। पुलिस आयुक्त DK ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा लागू किए गए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का है अधिकार। आश्रित कोटे के केस में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट ने आश्रित कोटे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था अपनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 5 अगस्त 2019 के आदेश में बदलाव करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 में बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने 2019 का आदेश जारी किया जिसमें बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाइसेंसी की मौत पर वारिसों को सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन मामले में पुत्र वधू को परिवार में शामिल करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद लाइसेंसधारी की मौत होने के बाद इस पर पहला अधिकार बहू का माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ी। जानिए क्या हुई नई तारीख। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब केंद्र सरकार के पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले यह तारीख 30 नवंबर थी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के असर को देखते हुए सरकार ने यह छूट देने की घोषणा की है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार से पेंशन हासिल कर रहे लोग 31 दिसंबर तक खुद बैंक शाखाओं में आकर या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रणाली के जरिए यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए वे अपनी शाखाओं में पर्याप्त कदम उठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जगह का नाम जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश बरसती है तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।